गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, अभी तक हमने आपको जो हमारा चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें जनन स्वास्थ्य, उसमें जो एसटीडी प्रकार के रोग होते हैं, यौन संचरित रोग होते हैं, अर्थात वेरिनल डिसीज होते हैं, रजित रोग होते हैं, उनकी स्टडी की थी। उनके बारे में आपको जानकारी दी कि कौन कौन से होते हैं, और जिनमें जो मुख्य रोग था वो एचआईवी था। तो एचआईवी के वायरस की स्ट्रक्चर, विषाणु की संरचना, संक्रमण कैसे होता है, उसके संक्रमण से बॉडी का कौन सा सिस्टम, कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं और उससे बचा कैसे जा सकता है, ये जानकारी हमने ली। इसी क्रम में वो आगे बढ़ते हैं तो आगे टॉपिक आता हमारा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट को जानने से पहले, समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है। तो आपने जाति की परिभाषा सुनी होगी। जनसंख्या का पता तब चलेगा जब हमें स्पीसीज का, जाति का पता होगा। क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की सबसे छोटी यूनिट का नाम होता है जाति। अब जाति क्या है? वैज्ञानिक थे मेयर, अर्नेस्ट मेयर। उन्होंने जाति की, स्पीसीज की बहुत ही लेटेस्ट डेफिनेशन बताई है। अकॉर्डिंग मेयर के अनुसार जीवों का, ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो जननिक रूप से, अर्थात रिप्रोडक्टिव रूप से, प्रजनन के आधार पर दूसरे किसी ग्रुप से या अन्य सदस्यों से अलग हो, डिफरेंस हो, भिन्न हो, जाति कहलाता है। दूसरे शब्दों में यही बात की जा सकती है कि जीवों का ऐसा समूह, जीवों का ऐसा ग्रुप जिसके सभी सदस्य अंतः प्रजनन करते हों और अंतः प्रजनन के आधार पर ही किसी अन्य सदस्यों से, अन्य ग्रुप से या दूसरे समुदाय से अलग हों, जाति कहलाता है। किसी जाति के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नेचुरल एनाटॉमी सेम होती, यानी उनकी बॉडी में जो अंग तंत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं। सभी सदस्यों में क्रोमोसोम्स की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है और वो फिक्स होती है किसी भी जाति के लिए। जैसे मनुष्य के लिए 46 फिक्स है। इसके अतिरिक्त उस जाति के किसी भी सदस्य की बॉडी में और बॉडी की सभी कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जाति होती है। अब जनसंख्या क्या है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, किसी निश्चित भौगोलिक रीजन, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कोई एरिया हो सकता है, कोई इकोसिस्टम हो सकता है, उस इकोसिस्टम में, उस एरिया में उपस्थित एक ही प्रजाति के या एक ही जाति के समस्त सदस्यों की संख्या को उस स्थान की जनसंख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। अब ये सभी जीवों के लिए हैं, लेकिन हमें यहाँ स्टडी करनी है मानव जनसंख्या की। हमें यहाँ अध्ययन करना है मानव जनसंख्या का। तो मानव जनसंख्या के लिए जनसंख्या की एक डेफिनेशन बनाई जा सकती है, जनसंख्या की एक परिभाषा बनाई जा सकती है जो मानव के सापेक्ष हो, मनुष्य के लिए हो। क्या? कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कोई गांव हो सकता है, कस्बा, शहर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या कोई नेशन, देश, महाद्वीप, यानी कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित समस्त मनुष्यों की जनसंख्या को, समस्त मनुष्यों की संख्या को उस स्थान की जनसंख्या कहते हैं या पॉपुलेशन कहते हैं। अब ये जनसंख्या जो होती है एक निश्चित समय के लिए होती है। तो यहां से क्या कहा जा सकता है
किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित समस्त मानव सदस्यों की संख्या को उस स्थान की जनसंख्या कहते हैं या जनसंख्या कहा जाता है। ये होती है जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या में सजीव होते हैं, जीवित होते हैं, तो जो जनसंख्या होती है, जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होता है, उसको के सभी सदस्य, उस कम्युनिटी के, उस समुदाय के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ संबंधों द्वारा, रिलेशनशिप द्वारा अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। जो रिलेशनशिप होती है वो पोषण के लिए, आवास के लिए, सुरक्षा के लिए, जो लाइफ की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पोषण मतलब भोजन, आवास हैबिटेट, रहने के लिए स्पेस चाहिए, स्थान चाहिए, और सुरक्षा प्रोटेक्शन चाहिए, नेचर से, दूसरे जातियों से और अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से। तो इसके संबंध में वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशनशिप में बंधे रहते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब वो जो जनसंख्या है उसमें नए सदस्यों का आगमन होता है, अर्थात जब अंतः प्रजनन होगा, जो स्पीसीज थी, जाति थी, उसकी डेफिनेशन में बताया गया कि सभी ऐसे जीवों का समूह जो अंतः प्रजनन करते हों, तो जनसंख्या में भी प्रजनन की घटनाएं होंगी, प्रजनन की प्रक्रिया होगी, तो नए सदस्यों की उत्पत्ति होगी। तो एकांक समय में जो नए सदस्य ऐड होते हैं, बढ़ते हैं, उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एकांक समय में, इकाई समय में, वो इकाई समय 10 वर्ष हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है, 1 माह हो सकता है, उतने समय में जो भी यूनिट समय की रखी गई है, जो भी समय वहां लिया गया है जनसंख्या का स्टडी करने के लिए, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए, और जनसंख्या की जो स्टडी होती है उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। यानी किसी फिक्स एरिया की, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या की यदि स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, तो उसके अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। तो डेमोग्राफी करने के लिए या जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए जो जनसंख्या में ग्रो हुई, वृद्धि हुई, उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, यानी जनसंख्या किसे कहेंगे? जनसंख्या का मतलब है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित एक ही प्रजाति के सदस्य, एक ही जाति के सदस्यों की संख्या को उसका जनसंख्या कहते हैं। क्योंकि जनसंख्या सजीवों की है, तो प्रजनन के द्वारा वहां पर नए सदस्य उत्पन्न होते हैं। अब एकांक समय में, जितने समय में उसकी स्टडी की गई, अध्ययन किया गया, एकांक समय में उस कम्युनिटी में, उस समुदाय में, उस जनसंख्या में जितने नए सदस्य ऐड हो जाते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जनसंख्या वृद्धि जो होती है ये कई कारकों पर निर्भर करती है, और इसके मुख्य कारक कौन से होते हैं हमको वो देखने होंगे। तो आपको क्या पता चला? जनसंख्या, हमको जानकारी हुई जनसंख्या की। जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या है? जनसंख्या किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित समस्त मानव संख्या को या मानव सदस्यों को उस क्षेत्र की, उस एरिया की जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि किसी स्थान पर उपस्थित
जनसंख्या में इकाई समय में ऐड होने वाले, जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी कम्युनिटी में, किसी समुदाय में, किसी फिक्स एरिया की जनसंख्या में एकांक समय में प्रति 1000 सदस्यों पर जो नए सदस्य ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, उनकी संख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब ये जनसंख्या वृद्धि जो होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं जन्म दर, जन्म दर, इसके साथ साथ प्रभावित करती है मृत्यु दर, और इसके साथ प्रभावित करती है अप्रवसन, और एक प्रभावित करती है भैया उत्प्रवसन। जन्म दर यानी बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट, अप्रवसन, माइग्रेशन, उत्प्रवसन, इमाइग्रेशन। क्या होते हैं ये? जन्म दर, किसी जनसंख्या में प्रति 1000 सदस्यों पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं की संख्या को उस जनसंख्या की जन्म दर या बर्थ रेट कहते हैं। तो जन्म दर जो होता है जनसंख्या वृद्धि के लिए पॉजिटिव कारक होता है, अर्थात ये जनसंख्या वृद्धि का समानुपाती होता है। यदि जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या जो सदस्य हैं पॉपुलेशन के उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और जन्म दर कम होगी तो जनसंख्या ग्रोथ जो होगी, जनसंख्या वृद्धि जो होगी वो कम हो जाएगी। दूसरी है मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट। एकांक समय में, या ये कह सकते हैं एक वर्ष में, किसी जनसंख्या में उपस्थित प्रति 1000 सदस्यों पर प्रति वर्ष डेथ होने वाले, मृत होने वाले शिशुओं की या मनुष्यों की संख्या को, मानवों की संख्या को उस जनसंख्या की मृत्यु दर या डेथ रेट कहते हैं। और ये जो होता है ये जनसंख्या वृद्धि का निगेटिव कारक होता है, निगेटिव फैक्टर, ऋणात्मक। यानी यदि मृत्यु दर बढ़ती है तो जनसंख्या वृद्धि घटती है, और मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। ये व्यतक्रम अनुपाती होता है और जन्म दर समानुपाती होती है। इसके बाद अब आता है अप्रवसन। देखिए, मनुष्य संसाधनों के अभाव में या तो अपने किसी कम्युनिटी को, किसी क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर परमानेंट रूप से स्थापित हो जाता है, बस जाता है, या फिर किसी क्षेत्र से छोड़कर उस समुदाय में आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है, यदि कोई मनुष्य, कोई मानव, मान लीजिए ये रीजन है ए और ये रीजन है बी, एक पॉपुलेशन यहां है, ये निश्चित एरिया है, और एक पॉपुलेशन यहां है। मान लो ये है भारत और ये है कनाडा, ये मानिए आप कनाडा। अब कुछ भारतीय ऐसे होंगे जो संसाधनों के अभाव में भारत को छोड़कर परमानेंट रूप से कहां चले गए? कनाडा चले गए, और उन्होंने वहीं की नागरिकता प्राप्त कर ली, वहीं अपने
जो भी जीवन यापन के संसाधन थे उनको जुटाया और वहीं परमानेंट रूप से रहने लगे। हो सकता है कुछ मानव ऐसे हों जो कनाडा के रहने वाले थे, लेकिन उनको भारत की जलवायु, भारत के संसाधन, भारत की संस्कृति अच्छी लगी और वहाँ से आकर यहाँ बस गए, यहीं की नागरिकता प्राप्त की और यहीं पर परमानेंट रूप से रहने लगे। तो यदि हम भारत की जनसंख्या की बात करें, जो जनसंख्या वृद्धि हम किसकी देख रहे हैं, भारत की, तो यहाँ दो प्रक्रम हुए, दो प्रक्रियाएं हुई कि दूसरे किसी नेशन से, दूसरे किसी कम्युनिटी से, दूसरे किसी समुदाय से जो मानव थे वो आकर कहाँ बस गए, भारत में। कहाँ बस गए, भारत में। तो उनको कहेंगे हम अप्रवासी, और उनकी इस प्रक्रम को कहेंगे अप्रवासन। तो ये तो आकर बसे हैं, आए हैं, तो ये क्या करेंगे, जनसंख्या की वृद्धि के पॉजिटिव कारक होंगे, यानी जनसंख्या वृद्धि में हेल्प हो जाएगी। इनके कारण जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो बढ़ जाएगी। तो ये कैसा फैक्टर हुआ, जनसंख्या वृद्धि का पॉजिटिव। कैसा कारक, पॉजिटिव। यानी यदि अप्रवासन बढ़ता है तो जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ेगी और अप्रवासन कम होगा तो जनसंख्या वृद्धि भी कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर उत्प्रवासन। उत्प्रवासन का मतलब है जो सदस्य उस समुदाय को छोड़कर चले गए, तो जिसको छोड़कर गए हैं उसके लिए हो गए उत्प्रवासी। उत्प्रवासी, छोड़कर चले गए, तो ये हो गया निगेटिव कारक, ऋणात्मक। यानी ये हो गए उत्प्रवासी, जो भारत को छोड़कर चले गए थे वो भारत के लिए उत्प्रवासी हैं। अब यहां देखिए, जो एक समुदाय के लिए अप्रवासी है वही दूसरे समुदाय के लिए क्या हो जाएगा, उत्प्रवासी। क्यों, अप्रवासी आने वाला, उत्प्रवासी छोड़कर जाने वाला। तो ये कैसा हुआ, निगेटिव कारक। अब जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी, जनसंख्या वृद्धि किस पर डिपेंड हुई, जन्म दर प्लस क्या, अप्रवासन। माइनस मृत्यु दर प्लस उत्प्रवासन। ऐसे जनसंख्या वृद्धि का पता चलेगा कि एकांक समय में, एक वर्ष में उस समुदाय की, उस कम्युनिटी में जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, कितने लोग आकर बसे हैं और कितने लोग छोड़कर गए हैं। इस फॉर्मूले द्वारा किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय की जनसंख्या वृद्धि की जानकारी की जा सकती है। तो ये हुई आपकी जनसंख्या। बात आती है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित संसाधन, जो संसाधन होते हैं, जो जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो नेचर से प्राप्त होती हैं और उनका दोहन करके ह्यूमन या मनुष्य कृत्रिम वस्तुओं का निर्माण करता है। तो कृत्रिम वस्तुएं भी अप्रत्यक्ष रूप से कहां से प्राप्त होती हैं, नेचर से। जो आर्टिफिशियल संसाधन होते हैं उनका निर्माण ह्यूमन नेचर से करता है। वो आर्टिफिशियल इसलिए हैं क्योंकि वो मॉडिफाइड किए गए हैं, बनाए गए हैं, और नेचर में जनरेट नहीं होते, नेचर में नहीं बनते, लेकिन उनका जो मूल है वो मिलते प्रकृति से ही है। प्रकृति के संसाधनों को मॉडिफाइड किया और आर्टिफिशियल संसाधनों में या मानव निर्मित संसाधनों में हमने कन्वर्ट कर दिया। जैसे मकान मानव निर्मित है, लेकिन मकान में लगने वाला टोटल मटेरियल कहीं ना कहीं नेचर से आता है। भाई ईंट है मिट्टी से, मिट्टी को मॉडिफाइड करके ईंट बना दी। इसी प्रकार सीमेंट पत्थर से, चूने से, केमिकल से।
तो कहने का मतलब ये है, जो आर्टिफिशियल संसाधन है वो भी डेवलप किससे हुए? नेचर से, भले ह्यूमन ने किए हों, मनुष्य ने किए हों। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। अब यदि उस क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र में उपस्थित संसाधनों की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि करती है, किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जनसंख्या की वृद्धि दर उस क्षेत्र में उपस्थित संसाधनों की अपेक्षा तीव्रतम है, तो उसको जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र में उपस्थित संसाधनों की अपेक्षा अधिक है, या अर्थात दूसरे शब्दों में संसाधन कम पड़ने लगते हैं। जब जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र की, किसी समुदाय, किसी कम्युनिटी की जनसंख्या वृद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि उस समुदाय के पास, उस जनसंख्या कम्युनिटी के पास उपस्थित संसाधन कम पड़ने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन को जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। जैसे यदि हम टोटल वर्ल्ड की बात करें तो वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है, लगभग 800 करोड़ यानी 8 अरब। और इस जनसंख्या में एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है, वैज्ञानिक रूप से ये वैज्ञानिक तथ्य है, कि प्रति सेकंड लगभग 2 व्यक्ति ऐड हो जाते हैं। यानी जो वृद्धि दर है वो 2 व्यक्ति प्रति सेकंड है। अब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं पृथ्वी पर? एक दिन में सेकंड होते हैं बेटा 86,400, 86,400। अब यदि हम इसी प्रकार कैलकुलेशन करें तो एक वर्ष में लगभग 7 करोड़ मनुष्य जनसंख्या में ऐड हो जाते हैं, जनसंख्या में ऐड हो जाते हैं। एक वर्ष में लगभग 7 करोड़ मनुष्य। तो ये जो जनसंख्या की वृद्धि की दर है वो जनसंख्या विस्फोट कहला सकती है। क्यों? पृथ्वी पर इतने संसाधन नहीं है कि वो लगभग 7 करोड़ लोग जनसंख्या में प्रतिवर्ष ऐड होते रहें और लंबे समय तक उनको वहन करती रहे नेचुरल रूप से। तो कहने का मतलब ये है, जनसंख्या विस्फोट किसको कहेंगे? किसी स्थान पर उपलब्ध जनसंख्या की वृद्धि दर यदि उस स्थान पर उपस्थित संसाधनों की अपेक्षा अधिक है, संसाधनों का दोहन तीव्रता से करना पड़ रहा है, तो जनसंख्या की ऐसी वृद्धि को, उस वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट की श्रेणी में रखा जाएगा। यहां कोई निश्चित स्केल नहीं लगा सकते हम, यह डिपेंड करता संसाधनों पर कि वो जो समुदाय है उसके पास संसाधन कितने हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत के पास इतने बहुत ज़्यादा नेचुरल संसाधन नहीं हैं, उनकी अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है। भारत में हमारे देश की वर्तमान जनसंख्या लगभग 141 करोड़, लगभग 141 करोड़ के आसपास है। और यदि संसाधनों की बात करें तो जो बहुत सारा एरिया जैसे रसिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, उनके पास नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, लेकिन वहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर भी कम है और उन नेशंस की, उन देशों की, उनकी जनसंख्या भी कम है। तो जब जनसंख्या अधिक होती है तो उसकी वृद्धि दर भी अधिक होगी। तो भारत में जो वर्तमान समय में जो भी जनसंख्या वृद्धि है वो विस्फोट के कगार पर है, उसे विस्फोट ही माना जाएगा। तो जनसंख्या विस्फोट की कोई जो निश्चित सीमा नहीं होती, ये डिपेंड करता है उस कम्युनिटी के पास, उस समुदाय के पास या उस एरिया के पास कितने ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जो उस जनसंख्या को मेंटेन कर सकें, उसको ठीक से, जो भी सदस्य हैं समुदाय के, जो भी उस संख्या के मानव संख्या है, मानव जनसंख्या है, उसको
जीवन की मौलिक आवश्यकताएं, जो मूल आवश्यकताएं वो उसकी पूर्ति होती रहें, कंप्लीट हो सके, कोई कुपोषण का शिकार ना हो। जीवन की मुख्य आवश्यकता होती है फूड, भोजन, न्यूट्रिशन यानी पोषण। और यदि किसी एरिया के पास, किसी कम्युनिटी के पास, किसी देश के पास, किसी गांव के पास, किसी शहर के पास यदि पोषक फूड यानी पोषक पदार्थ, न्यूट्रिटिव मटेरियल कम है और जनसंख्या वृद्धि अधिक है, तो उसकी जनसंख्या का बहुत सारा भाग या जनसंख्या के बहुत सारे सदस्य कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन यदि है तो उसको जनसंख्या विस्फोट माना जाएगा कि संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि तीव्रतम है, अधिक है। और भारत की जनसंख्या की यदि बात करें, पूरे देश की यदि बात करें, तो भारत में जो भी जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि दर है वो जनसंख्या विस्फोट के अंतर्गत आती है। इसके बाद आता है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसका प्रभाव क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का इफेक्ट क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या होता है। देखिए, मानव जनसंख्या में 3 कैटेगरी होती हैं। एक, मानव जनसंख्या के वह भाग जिसकी आयु लगभग 18 वर्ष से कम है। जनसंख्या की आयु 18 वर्ष से कम है, क्योंकि भारतीय नियमावली के अनुसार, संविधान के अनुसार जो पुरुष हैं वो 18 वर्ष की आयु के बाद प्रजनन योग्य माने जाते हैं या विवाह के योग्य माने जाते हैं, तो 21 वर्ष की आयु के बाद। और जो महिलाएं होती हैं वो 18 वर्ष की आयु के बाद। तो यहाँ पर हम जो टीनेजर्स के बाद वयस्क अवस्था मानते हैं वो 18 वर्ष मानते हैं। एडल्ट एज 18 वर्ष के बाद मानी जाती है। तो एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग वो है जो टीनेजर्स का है या शिशु अवस्था का है, अर्थात जनन पूर्व अवस्था है। एक वो जनन योग्य भाग है 18 से 45 वर्ष, मैक्सिमम 50 वर्ष, और एक वो जो 50 वर्ष से ऊपर है वो जनन पश्च अवस्था है। तो जनसंख्या वृद्धि में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मध्यम भाग की होती है, जनन अवस्था के सदस्यों की होती है। और हमारी जनसंख्या में, भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक संख्या यदि है तो वो यूथ की है, युवाओं की है, अर्थात जनन अवस्था वाले सदस्यों की है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि की दर तीव्र है, तीव्रतम है। अब इसका प्रभाव क्या होता है किसी भी नेशन की, किसी भी देश की, किसी भी गांव की, किसी भी सिटी की, किसी भी शहर की, किसी भी एरिया की जनसंख्या वृद्धि जब तीव्रतम होती है, अर्थात विस्फोट की कंडीशन में होती है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है मानव समाज पर, उसका प्रभाव क्या होता है। तो बहुत सारे प्रभाव होते हैं। जैसे पहला प्रभाव खाद्यान्न का हो सकता है। प्रभाव किस पर हो सकता है? पोषण पर, न्यूट्रिशन पर। देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो जो सदस्य हैं, जो मानव हैं, उनको कृत्रिम संसाधन चाहिए, भौतिक संसाधन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, दैनिक उपभोग की वस्तुएं चाहिए, ट्रैफिक की व्यवस्था हो। तो कहने का मतलब यह है, इस जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारा एरिया इंडस्ट्रीज में, रोड में, रेलवे लाइन में और आवास में घिर जाता है। एग्रीकल्चर एरिया कम हो जाता है। और न्यूट्रिशन, पोषण कहां से प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर से, खेती से, कृषि से। तो जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो कृषि योग्य भूमि परिवर्तित होती है इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, रोड के लिए, रेलवे लाइन के लिए, एयरपोर्ट के लिए, और आवास यानी नई कॉलोनी, नए शहर, नए गांव बसाने के लिए। कृषि योग्य भूमि कम हो गई तो क्या होगा? अनाज का उत्पादन कम होगा, कुपोषण हो जाएगा,
खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, भोज्य पदार्थों की कमी हो जाएगी, कुपोषण हो जाएगा। तो इसलिए खाद्यान्न को यदि बचाना है, एक स्वस्थ समाज यदि निर्मित करना है, तो जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। इसके अतिरिक्त पोषण के बाद आती है एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन, जनसंख्या बहुत अधिक होगी तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आएंगी, शिक्षा में प्रॉब्लम आएगी। आपने देखा होगा जो छोटे परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं, हायर सेंटर पर एजुकेशन दिला सकते हैं, भेज सकते हैं। और जब परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, कई बच्चे होते हैं, क्योंकि आमदनी का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो तो सीमित है, लिमिटेड है। और एक ही गार्जियंस के यदि कई सारे बच्चे हैं तो वो कैसे कर पाएगा। तो इसलिए एजुकेशन में भी जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो कहीं ना कहीं बाधक होती है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हायर इंस्टीट्यूट में यदि जाना है तो वहाँ थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए सब उसका वहन नहीं कर पाते और एजुकेशन में जनसंख्या वृद्धि बाधक हो जाती है। कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से समस्या उत्पन्न करती है। इसके बाद आती है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी ये सबसे बड़ी समस्या है समाज की, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो जनसंख्या वृद्धि की है। आज यदि किसी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आती है, 5 वैकेंसी आ जाएं तो 50,000 आवेदन फार्म डाल दिए जाएंगे। क्या है ये? बेरोजगारी। ये होती है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी बहुत सारी, बेरोजगारी की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण होता है जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि। जीवन को सरवाइव करने के लिए सभी मनुष्यों को आवश्यकता होती है धन की, अर्थ की, और अर्थ रोजगार से प्राप्त होता है। और किसी रोजगार के लिए किसी भी संसाधन में कार्य करने के लिए, किसी इंडस्ट्रीज में या किसी भी सरकारी सेवा हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी सेवा करने के लिए आवश्यकता होती है एक मनुष्य की, और पहुंच जाते हैं 5, 10, 15, 20, 50 हज़ार। तो ये क्या है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी में सबसे अधिक भूमिका जनसंख्या वृद्धि की होती है। जिन राष्ट्रों में, जिन देशों में जनसंख्या सीमित है वो विकसित हो गए, और वहाँ पर विकासशील देशों के लोग एम्प्लॉय बनकर जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। जो विकसित कंट्री हो गए वहाँ नौकरी करने के लिए कहाँ से जाते हैं? लेबर कहाँ से जाती है? विकासशील देशों से। क्यों? विकासशील देशों के पास संसाधन कम है, जनसंख्या अधिक है। विकसित राष्ट्रों के पास संसाधन अधिक हैं, जनसंख्या कम है। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद फिर और समस्या होती है हेल्थ। जनसंख्या अधिक होने पर हेल्थ इशू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य सेवाएं सभी को नहीं मिल पाती। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि यदि जनसंख्या अधिक है तो आर्थिक समस्या भी रहेगी, बड़े परिवार में आर्थिक समस्या भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होता है, वो प्रभावित होता है। बहुत सारे मेडिकल इवेंट ऐसे होते हैं कि वो हमारे भारत में नहीं है, फॉरेन से आते हैं, बाहर से आते हैं, कॉस्टली होते हैं, अब नहीं एफर्ड कर पाते लोग। यदि जनसंख्या कम होती, संसाधन अधिक होते, तो हो सकता था वो संसाधन
हमारे यहीं डेवलप हो जाते, या नहीं भी होते तो हम उन्हें आसानी के साथ प्राप्त कर पाते, अफोर्ड कर पाते। तो कहीं ना कहीं हेल्थ में भी या स्वास्थ्य में भी जनसंख्या निगेटिव प्रभाव डालती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो जनसंख्या जो होती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है हेल्थ के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। इसके अतिरिक्त आवास, हैबिटेट, आवास संबंधी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण आती हैं। यदि जनसंख्या अधिक है तो उनको अधिक एरिया चाहिए आवास के लिए। जनसंख्या अधिक है तो आवास के लिए अधिक एरिया चाहिए। अब पृथ्वी पर एरिया तो सीमित है, क्षेत्रफल तो सीमित है सबका, तो ये भी कहीं ना कहीं हानिकारक प्रभाव डालती हैं। या एक प्रकार से कहा जाए तो जनसंख्या वृद्धि के लिए जो समस्या होती है उस सदस्यों को रहने के आवास चाहिए, और आवास स्थल पर या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जनसंख्या वृद्धि अधिक होने पर किसी भी नेशन के पास, किसी भी देश के पास आवासीय समस्याएं होती हैं। और आपने देखा होगा जो बड़े सिटी होते हैं, बड़े शहर होते हैं, वहाँ 30-30 मंजिल, 40-40 मंजिल ऊंचे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। अब मान लीजिए किसी का मकान 30वीं मंजिल पर है, लिफ्ट खराब हो जाए, ऑफिस आना हो जाना हो, क्या हो? तो यदि जनसंख्या कम होती तो ये सारे प्रोग्राम, जिन देशों के पास जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा है, जनसंख्या कम है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं हैं, छोटे छोटे घरों में, माचिस जैसे छोटे छोटे घरों में, फ्लैट में, न छत अपनी न धरातल अपना, वहाँ पर रहने के लिए लोग विवश हैं, बाध्य हैं। किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण। एक समस्या और होती है, वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तीव्र गति से होता है, जैसे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला। भाई जनसंख्या अधिक होगी तो सुविधाएं जननी सी बात सभी को चाहिए, और सुविधाएं कहाँ से मिलती हैं? प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से, यानी उनके यूज से। अब प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो लिमिटेड है। जैसे पेट्रोलियम का निर्माण करोड़ों वर्ष पहले हुआ होगा, एक खास टेम्परेचर और खास प्रेशर पर। वर्तमान में तो पृथ्वी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। वर्तमान में जो सेल्स हैं, तो जो आदि काल में था, करोड़ों वर्ष पहले जो एटमॉस्फेयर था, जो कंडीशन रही होगी, वह कंडीशन पृथ्वी की चट्टानों में अब नहीं है। डिफरेंस है, अंतर है, अलग है। ये भूवैज्ञानिक बताते हैं। तो उस समय पेट्रोलियम का निर्माण हो गया, वर्तमान में कहां? अब यदि वो पेट्रोलियम जब लिमिटेड है और जनसंख्या उसका यूज तीव्र गति से हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जिस दिन फिनिश हो गया बस। तो कहने का मतलब ये, बहुत सारे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, कोयला है इसी प्रकार। तो यदि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी तो उनका यूज, उनका उपयोग, उनका संसाधन भी तीव्र गति से बढ़ाना पड़ेगा, और उनके समाप्त होने का भय। इसके अतिरिक्त बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो विषाक्त हो गए, जनसंख्या वृद्धि के कारण विषैले हो गए। जैसे नदियों में प्रदूषण, किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण। वायु प्रदूषण, किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण। मृदा प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पादन अधिक लेने की चाह बढ़ी। कृषि से अधिक उत्पादन चाहिए ताकि जनसंख्या को पूर्ति हो सके, और उत्पादन अधिक के लिए केमिकल्स का यूज होने लगा। केमिकल्स ने वायु को प्रदूषित कर दिया, मृदा को प्रदूषित कर दिया, जल को प्रदूषित कर दिया। और इस प्रदूषण के कारण ही मानव के स्वास्थ्य और अन्य
नेचर के सभी जीवों पर हानिकारक प्रभाव आने लगे, हानिकारक इफेक्ट आने लगे। तो ये सब समस्याएं, पोषण, एजुकेशन, बेरोजगारी, हेल्थ, आवास, प्राकृतिक संसाधन, किसके कारण हुए? जनसंख्या वृद्धि के कारण। यदि जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल हो जाए तो ये सब समस्याएं कम हो जाएंगी। अब जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, जनसंख्या को बढ़ाने के कारक कौन से थे? जन्म दर, जन्म दर, प्रवसन। जनसंख्या को कम करने वाले कारक कौन से थे? मृत्यु दर और उत्प्रवसन। अब यदि हम पूरे संसार की बात करें, संपूर्ण मानव समाज की बात करें, तो अप्रवसन और उत्प्रवसन ये तो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जिस स्थान से जाता वहां के लिए क्या हो गया? उत्प्रवसन, और जहां पहुंचा वहां हो गया अप्रवसन। तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब बचा कौन? जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर कैसा कारक? निगेटिव, मृत्यु दर पॉजिटिव। अब जन्म दर और मृत्यु दर दो कारक हैं जनसंख्या वृद्धि के। यदि जन्म दर जनसंख्या वृद्धि का पॉजिटिव कारक है, ये जनसंख्या को बढ़ाता है, और मृत्यु दर कम करता है। हमको क्या करना है? कम। लेकिन हम मृत्यु दर को नहीं बढ़ा सकते, हम डेथ रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या? जन्म दर को क्या करना है? कम। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, और उस विकल्प का नाम है जन्म दर को कम करना। जन्म दर को कम करना। इस सिस्टम का नाम होता है परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के उपाय या परिवार नियोजन के बारे में हम आपको समझाएंगे कल के लेक्चर में। तो कल हमारा लेक्चर रहेगा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण या परिवार नियोजन। तो जुड़िए हमारे साथ, और कल फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।